एनालियस मैरी एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में। वह एक जर्मनी में जन्मी यहूदी लड़की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया था, तब एन अपने परिवार और 4 अन्य लोगों के साथ एम्स्टर्डम में छिपकर रह रही थी। उसी समय एन ने लिखना शुरू किया। एन का परिवार जर्मनी से एम्स्टर्डम इसलिए आया था क्योंकि नाजी जर्मनी में सत्ता में आ गए थे। लेकिन जब नाजी सेना ने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया तो उनका परिवार वहीं फंस गया। जैसे जैसे यहूदियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते गए, एन का परिवार जुलाई 1942 में छिप गया। वे एन के पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की इमारत में बने गुप्त कमरों में रहने लगे। लगभग 2 साल तक वे लोग वहां छिपे रहे, लेकिन बाद में किसी ने उनके साथ विश्वासघात कर दी। इसके बाद सभी लोगों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। एन की मृत्यु टाइफस बीमारी से बर्गन बेल्सेन शिविर में हुई। उनकी बहन मार्गोट की मृत्यु भी कुछ ही दिनों पहले हो चुकी थी। एन के पिता ऑटो फ्रैंक ही इस पूरे समूह में अकेले जीवित बचे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे एम्स्टर्डम लौट। वहां उन्हें पता चला कि एन की डायरी सुरक्षित बची हुई है। उन्होंने महसूस किया कि यह डायरी बहुत खास है, इसलिए उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। ये डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से छपी। ये डायरी एन को उनके 13वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। इसमें एन ने 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक की अपनी जिंदगी की घटनाएं लिखी हैं। पहले यह डायरी डच भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। इस पर फिल्में, टीवी कार्यक्रम, नाटक और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बनाया गया। ये डायरी एक समझदार और परिपक्व सोच का काम मानी जाती है और नाजी शासन के समय की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत करीब से दिखाती है। इसी कारण एन फ्रैंक होलोकॉस्ट की सबसे प्रसिद्ध पीड़ितों में से एक बन गई। डायरी की शुरुआत में एन लिखती है कि डायरी लिखना उनके लिए एक अजीब अनुभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था और उन्हें लगता है कि आगे चलकर किसी को भी 13 साल की लड़की की बातें दिलचस्प नहीं लगेंगी। फिर भी वे लिखना चाहती हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है। एन लिखती हैं, कागज में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है। ये बात उन्हें उस दिन याद आई जब वे उदास थी, घर पर बैठी बोर हो रही थी और यह सोच रही थी कि बाहर जाएं या घर पर रहें। अंत में वे घर पर ही रहीं और सोचती रहीं कि सच में कागज इंसान से ज्यादा सहनशील होता है। वे लिखती हैं कि वे इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं देंगी जब तक कि उन्हें कोई सच्चा दोस्त न मिल जाए, इसलिए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वे बताती हैं कि डायरी लिखने का असली कारण ये है कि उनके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। वे साफ शब्दों में कहती हैं कि लोग ये नहीं मानेंगे कि 13 साल की लड़की अकेली हो सकती है, और सच में वे पूरी तरह अकेली भी नहीं है। उनके पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, 16 साल की बहन मार्गोट है और लगभग 30 दोस्त हैं। उनका परिवार अच्छा है, प्यार करने वाली मौसियां हैं और एक अच्छा घर भी है। लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे वे अपने दिल की बातें कर सकें। दोस्तों के साथ वे केवल हंसी मजाक करती हैं और रोजमर्रा की बातें करती हैं। वे गहरी बातें नहीं कर पाती। शायद ये उनकी गलती है, लेकिन अब चीजें बदलने वाली नहीं लगती। इसी कारण उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। वे चाहती हैं कि उनकी डायरी ही उनकी दोस्त बने और वे इस दोस्त का नाम किट्टी रखती हैं। इसके बाद एन अपनी जिंदगी का छोटा सा परिचय देती है। उनके पिता ने उनकी माँ से तब शादी की जब वे 36 साल के थे और उनकी माँ 25 साल की थी। उनकी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। एन का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। वे 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रहीं। 1933 में उनके पिता हॉलैंड चले गए। उनकी माँ सितंबर में उनके पास चली गई। एन और मार्गोट को आचेन भेज दिया गया, जहां वे अपनी दादी के साथ रही। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और एन फरवरी में। एन मजाक में लिखती हैं कि उन्हें मार्गोट के जन्मदिन के तोहफे की तरह मेज पर रख दिया गया। एन ने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वे 6 साल की उम्र तक वहीं रहीं और फिर पहली कक्षा में चली गई। छठी कक्षा में उनकी अध्यापिका मिसेज कूपेरस थी, जो प्रधानाध्यापिका भी थी। साल के अंत में जब विदाई हुई तो दोनों रो पड़ी। 1941 की गर्मियों में उनकी दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ, इसलिए एन का जन्मदिन सादगी से बीता। जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई। एन लिखती हैं कि वे आज भी उन्हें बहुत याद करती हैं और उनसे प्यार करती हैं। 1942 का जन्मदिन पिछले जन्मदिन की कमी पूरी करने के लिए मनाया गया और दादी की मोमबत्ती भी बाकी मोमबत्तियों के साथ जलाई गई। इसके बाद एन वर्तमान समय यानी 20 जून 1942 पर आती हैं और अपनी डायरी को पूरी गंभीरता से अपनी प्यारी किट्टी को समर्पित करती हैं। फिर एन अपने स्कूल की बातें लिखती हैं। वे बताती हैं कि उनकी पूरी कक्षा डरी हुई है क्योंकि जल्द ही शिक्षकों की बैठक होने वाली है, जिसमें तय होगा कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन रोका जाएगा। आधे बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे हैं। एन और उनकी सहेली पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रही हैं जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत दांव पर लगा दी है। सुबह से रात तक यही चलता रहता है। कोई कहता है तुम पास हो जाओगे तो कोई कहता है नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। एन लिखती हैं कि शिक्षक बहुत अनिश्चित होते हैं। उन्हें लगता है कि कक्षा के कई बच्चों को रोका जाना चाहिए, लेकिन वे अपनी सहेलियों और खुद को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। केवल गणित का विषय उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है। वे बताती हैं कि उनके स्कूल में 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। उनके गणित के शिक्षक मिस्टर कीसिंग उनसे नाराज रहते थे क्योंकि वे बहुत बात करती थी। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने एन को सजा के रूप में एक निबंध लिखने को कहा जिसका विषय था
एक बातूनी लड़की। एन सोचती हैं कि इस विषय पर क्या लिखा जाए। बाद में उन्हें एक विचार आता है। वे लिखती हैं कि बात करना एक छात्र का स्वभाव होता है और यह आदत विरासत में भी मिल सकती है, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत बात करती है। मिस्टर कीसिंग उनके निबंध पर हंसते हैं, लेकिन जब एन फिर भी बात करती रहती है तो वे दूसरा निबंध देते हैं, एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की। तीसरी बार मिस्टर कीसिंग का धैर्य टूट जाता है और वे कहते हैं कि सजा के तौर पर एन को क्वैक 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 बोली मिस बातूनी विषय पर निबंध लिखना होगा। पूरी कक्षा जोर से हंस पड़ती है। एन भी हंसती है, लेकिन अब उनके पास नए विचार कम पड़ रहे होते हैं। तब उनकी दोस्त साने, जो कविता लिखने में अच्छी है, उनकी मदद करती है और एन एक कविता लिखती है। ये कविता एक माँ बतख, एक पिता हंस और उनके 3 बच्चों के बारे में होती है जो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। मिस्टर कीसिंग इस मजाक को सही तरीके से लेते हैं। वे कविता कक्षा में और दूसरी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं। इसके बाद एन को कभी अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया जाता। इसके उलट मिस्टर कीसिंग खुद मजाक करने लगते हैं।